के स्टूडेंट क्या हाल चाल हैं आपके। भाई देखो, कल एग्ज़ाम है तुम्हारा और आज मैं आ चुका हूँ कुछ मोस्ट वीवीआईपी क्वेश्चंस लेकर के आपके सामने। तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चंस इधर से ही आ जाएं, और नहीं भी आए तो भाई देखो बिल्कुल याद करके एकदम चले जाना है इस क्वेश्चंस को, ठीक है। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, देख सकते हो तुम, जैसे कि ये 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन इससे आने की चांसेस हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, बस इन क्वेश्चंस को अच्छे से देख के जाना है और एग्ज़ाम में लिख के आना है। तो ज़्यादा चलो भाई, टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने को, क्वेश्चंस में आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हो जैसे आप कि हम आ चुके हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, पहला क्वेश्चन है हमारा कि अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ कौन है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या मतलब होता है इसका? देखो नीचे भी लिखा है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। इसका मतलब वैसा होता है कि वैसा सब्सटेंस, वैसा पदार्थ जो कि चुंबक से अट्रैक्ट हो, उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो अब टिक करना है कि चारों में से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो कि पैरामैग्नेटिक है, जो चुंबक से अट्रैक्ट होता है। तो मेरे भाई मैं बता दूं तुमको, इसका आंसर होगा बी, O2। O2 एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि चुंबक से क्या होगा? अट्रैक्ट होगा, ठीक है। लिक्विड O2 जो होता है ना, लिक्विड O2 ये जो होता है ना, चुंबक से अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा O2। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी जल्दी, टाइम ज़्यादा नहीं है भाई अपने पास, कल एग्जाम है, आज पढ़ना भी है, आज याद भी करना है क्वेश्चन को। चलो जल्दी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है कौन सी प्रक्रिया से, है ना। तो मिथाइल एमीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, चार ऑप्शन है अपने पास। पहला है वुड्स रिएक्शन, दूसरा है हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया, तीसरा है फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखेंगे इसमें चार ऑप्शन है। पहला है वुड्स रिएक्शन, दूसरा है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, तीसरा है फ्रिडल क्राफ्ट और चौथा है नॉन ऑफ दीज। तो मैं आपको बता दूं, जो मिथाइल एमीन का फॉर्मूला होता है मेरे भाई, ये होता है CH3NH2। ये किसका फॉर्मूला है बताइए? ये फॉर्मूला है मिथाइल एमीन का। ये किसका फॉर्मूला है? मिथाइल एमीन का फॉर्मूला। ये मिथाइल एमीन किससे बनता है मैं आपको बता दूं, ये मिथाइल एमीन बनता है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन से। कैसे बनता है आओ सुनते हैं। देखो एक्चुअली ये हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन में होता क्या है, ये ऐसा कुछ दिखता है। हम ये रिएक्टेंट लेते हैं CH3CONH2 और इसका हम रिएक्शन करा देते हैं ब्रोमीन से, जिसको हम लिखेंगे Br2 और NaOH से, ठीक है। हालांकि आप जब ये क्वेश्चन कर रहे होंगे, ये ऑब्जेक्टिव है तो इसमें आपको ये सब नहीं लिखना है, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं भाई, ये जो रिएक्शन मैंने लिखा है ना अभी, ये वाला रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जो बीच का CO देख रहे हो ना, इसको उड़ा दो, इसको क्या कर दो, उड़ा दो इसको। तो इसको जब उड़ा दोगे तो क्या बचेगा बताओ? CH3NH2 बन गया, CH3NH2। और ये जो बनाना, इसी को हम क्या बोलते हैं भाई? मिथाइल एमीन। इसी को क्या बोला जाता है? देखो मिथाइल एमीन। मिथाइल एमीन का क्या होता है फॉर्मूला? CH3NH2। देखो इस रिएक्शन से हमने बना दिया CH3NH2, और इस रिएक्शन का नाम क्या है? हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है द फॉर्मूला ऑफ कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट का क्या फॉर्मूला होता है? ये देखो बिल्कुल सटीक क्वेश्चन है, ठीक है। ये बिल्कुल एकदम सटीक क्वेश्चन है। कौन से चैप्टर से? मेटालर्जी चैप्टर से। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? बी। कॉपर पायराइट का फॉर्मूला होता है CuFeS2। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, इसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। अगर आपको याद है तो आप लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन कल के एग्जाम में आ गया तो छूटना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं आंसर आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्या आंसर है? CuFeS2, कॉपर पायराइट, ठीक है भाई। आगे बढ़ेंगे। आगे है कि 0.01 मोलर ग्लूकोज विलयन की तुलना में 0.01 मोलर MgCl2 विलयन के हिमांक में अवनमन है। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है दिया हुआ ग्लूकोज का, और एक सॉल्यूशन है दिया हुआ MgCl2 का, और दोनों की मोलरिटी दे रखी है अपने को। इसका मोलरिटी है 0.01 मोलर, इसकी मोलरिटी है 0.01 मोलर। अब बोल रहा है ना कि बहुत कम फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा? फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है मेरे भाई? वैसा पॉइंट जब क्या होता है, जो लिक्विड होता है वो जम जाए, वैसा टेम्परेचर जिस पे लिक्विड क्या हो जाए, जम जाए, उसको फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। तो बोल रहा है कि दोनों में बताओ सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा। तो देखो भाई मेरे, बात ऐसा है ना कि ये चैप्टर है, ये किस चैप्टर का क्वेश्चन? ये है आपके सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन, सॉल्यूशन चैप्टर।
सॉल्यूशन चैप्टर में एक कंसेप्ट आता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या कंसेप्ट आता है भाई? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। और ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का ही एक एग्जांपल होता है मेरे भाई फ्रीजिंग पॉइंट। ये जो क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का ही एक पार्ट होता है फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और ये जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना मेरे भाई, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई इंटू सी के, आई इंटू सी के। ये आई क्या है? इस आई को हम लोग बोलते हैं वेंटॉप्स फैक्टर, वेंटॉप्स फैक्टर। और इस सी को क्या बोलते हैं मेरे भाई? कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है ना, तो ये वेंटॉप्स फैक्टर को कैसे निकालेंगे, देखो अब जल्दी से। तो पहले तो इधर आ जाओ, ठीक है ना। जिसका आई इंटू सी ज़्यादा होगा उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आई इंटू सी ज़्यादा तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आओ एक काम करते हैं, इसके लिए आई निकालते हैं कितना आएगा, और इसके लिए आई निकालते हैं कितना आएगा। और ये क्या है? ये सी है दिया हुआ। ये क्या है भाई? सी है। ये क्या है भाई? सी है दिया हुआ, ठीक है ना। तो आओ हम लोग देखते हैं कि ग्लूकोज का आई कितना होता है। मैं आपको बता दूं, ग्लूकोज के लिए जो आई की वैल्यू आती है वो आती है 1, ठीक है ना, ठीक है। और जो MgCl2 के लिए भाई है, इसके लिए आई की जो वैल्यू आएगी, ये आई की वैल्यू आएगी 3। क्यों? देखो यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है और क्लोरीन 2 है, तो 2 क्लोरीन प्लस 1 मैग्नीशियम कितना हो गया? 3 हो गया। तो आई कितना आ गया भाई? 3 आ गया, ठीक है ना। वैसे इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं उधर ले नहीं जाना चाह रहा अभी आपको, क्योंकि वीडियो फिर लेंदी हो जाएगा, ठीक है। बट फिर भी सुन लो, आई का फॉर्मूला होता है 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा, ठीक है ना। और इसी फॉर्मूले की मदद से जो है हम आई की वैल्यू निकालते हैं। जब इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे हम, तो ग्लूकोज का आई का वैल्यू आएगा 1 और MgCl2 के आई का वैल्यू आएगा 3। कैसे? क्योंकि यहाँ पे 2 क्लोरीन है और 1 मैग्नीशियम है, तो 2 प्लस 1 3 आ गया, ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा देखो, अब आई इंटू सी करो। इसके लिए बताओ आई कितना आया? 1। सी कितना है? 0.01। तो ग्लूकोज के लिए बताओ आई इंटू सी कितना आ जाएगा? मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आई इंटू सी कितना आया इसके लिए बताओ? 1 इंटू 0.01। आंसर कितना आ गया? 0.01, ठीक है। अच्छा इसके लिए कितना आया बताओ? आई इंटू सी का आंसर इसके लिए आया, आई कितना था इसके लिए? 3। तो 3 इंटू सी कितना है? 0.01। ये देखो 0.01 कितना हो गया? ये 0.03 हो गया। तो मेरे भाई मुझे तुम ये बताओ कि ज़्यादा वैल्यू कौन सा है? 0.01 ज़्यादा है या 0.03 ज़्यादा है? सर 0.03 ज़्यादा है। अगर 0.03 ज़्यादा है तो इसका मतलब 0.03 किसके लिए आया? इसके लिए आया। इसका मतलब इसके लिए जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो ज़्यादा हो जाएगा, किसके मुकाबले? ग्लूकोज के मुकाबले, ठीक है ना। आई बात समझ में? ठीक है। तो देखो भाई, इसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और इसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा किसका? MgCl2 का ज़्यादा। कितना टाइम ज़्यादा है? देखो 3 टाइम ज़्यादा। ये 0.01 है, ये 0.03, अबाउट 3 टाइम्स हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। अगला है विच वन इज कैपेबल फॉर फॉर्मिंग ज्विटर आयन। ज्विटर आयन इन सब में से कौन बना सकता है? तो ज्विटर आयन बनाने के लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है। वैसे मॉलिक्यूल्स ज्विटर आयन बनाएंगे जिसमें COOH भी हो और जिसमें NH2 भी हो, ठीक है ना। जिसमें COOH भी हो और NH2 भी हो, वही वाला मॉलिक्यूल ज्विटर आयन बनाता है। ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? ये है बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का क्वेश्चन। अब चारों देखो, ए में देखो, बी में देखो, सी में देखो, डी में देखो, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें COOH भी है, NH2 भी है? तो तुम देख सकते हो कि डी एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें NH2 भी है और COOH भी है। इसका मतलब ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि ज्विटर आयन बना देगा। तो आंसर हो जाएगा डी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है द प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग इन्वॉल्व्स रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ, मतलब प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है। तो इसका भी भाई डायरेक्ट आंसर होता है कार्बन। ये आप पढ़ते हैं मेटालर्जी चैप्टर में। कार्बन जो होता है, कार्बन को हम यूज करते हैं किसमें? स्मेल्टिंग प्रोसेस में। स्मेल्टिंग प्रोसेस में कार्बन का इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? रिडक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि कार्बन एक बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 7 नंबर पे देखेंगे भाई, तो ये पूछ रहा है कि एक शून्य कोटि की अभिक्रिया जो कि है A + B गिव्स C के लिए दर है। मतलब
द रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन ए प्लस बी गिव सी इज, रेट क्या है इसका, ठीक है ना। तो रेट का देखो भाई, अगर इसने दे रखा है कि ऑर्डर क्या है रिएक्शन का, जीरो, तो इसने साफ साफ लिख रखा है कि ऑर्डर इक्वल टू जीरो। ऑर्डर इक्वल टू जीरो होने का मतलब होता है कि ये जो रिएक्शन का रेट है ना ही ए पे डिपेंड करेगा और ना ही बी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो पहले तो इस रिएक्शन के लिए ना रेट लिख लो। रेट क्या लिखेंगे इसके लिए हम, आर इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब देखो, ना ही ए पे डिपेंड करेगा रेट और ना ही बी पे डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि ऑर्डर कितना है भाई, जीरो है, तो इसके ऊपर भी जीरो चढ़ा दो, इसके ऊपर भी जीरो चढ़ा दो, ठीक है ना। तो क्या बन गया रेट का फॉर्मूला, देखो के इंटू ए की पावर जीरो बी की पावर जीरो, आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट गिव्स। देखो भाई, समझते चलो जल्दी जल्दी और याद भी करते चलो, कल एग्जाम है तुम्हारा, कल करना है बढ़िया, ठीक है ना। चलो, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट गिव्स। कैल्शियम फॉर्मेट का क्या फॉर्मूला होता है, पहले ये देखना पड़ेगा। तो देखो भाई, इसको बोलते हैं कैल्शियम फॉर्मेट, एच सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी ए, फिर से ओ सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, और एच। अब बोल रहा है इसका ड्राई डिस्टिलेशन कीजिए। ड्राई डिस्टिलेशन जब हम लोग करते हैं ना, तो क्या होता है, ये पूरा का पूरा बाहर निकल जाता है, ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट क्या है, देखो ये वाला पार्ट है कुछ नहीं, CaCO3 है, क्या है, CaCO3, 1 2 3 ऑक्सीजन, तो CaCO3 ये क्या होगा, बाहर निकलेगा जब इसको हीट करेंगे तो, ठीक है ना, ये पार्ट बाहर निकल जाएगा। और बाहर निकलने के बाद क्या बचेगा भाई, देखो HCHO, क्या बचेगा, HCHO, कहाँ से, ये वाला H, ये वाला C, ये वाला H और ये वाला O, तो क्या बन गया HCHO। तो आंसर क्या हो जाएगा, HCHO। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन बढ़िया है ना। इसमें क्या दे रखा है, इसमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, ठीक है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को हम शॉर्टकट में बोलते हैं मेरे भाई SRP, ठीक है ना। और आपको पता है कि SRP जो है, ठीक है ना, जिसका ज़्यादा होता है, ठीक है, उसके सेल्फ रिडक्शन की जो टेंडेंसी होती है वो ज़्यादा होती है। मतलब जो SRP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है सेल्फ रिडक्शन टेंडेंसी, सेल्फ रिडक्शन टेंडेंसी। मतलब क्या हुआ सर, इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है, तो मतलब भी समझ लो। देखो भाई, सेल्फ रिडक्शन टेंडेंसी का मतलब है खुद को रिड्यूस करने की टेंडेंसी। अगर SRP ज़्यादा होगा तो जो खुद को रिड्यूस करने की टेंडेंसी, जो चाहत है, वो भी ज़्यादा हो जाएगी। अगर किसी का SRP ज़्यादा है तो खुद को जल्दी रिड्यूस करना चाहेगा, तो अगर खुद को जल्दी रिड्यूस करना चाहेगा तो दूसरे को रिड्यूस करना कम चाहेगा, ठीक है। तो इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंडेंसी ऑफ रिड्यूसिंग अदर्स, टेंडेंसी ऑफ रिड्यूसिंग अदर्स, रिड्यूसिंग अदर्स, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ सर, जिसका SRP ज़्यादा होगा वो खुद को तो जल्दी रिड्यूस करना चाहेगा लेकिन दूसरे को रिड्यूस करना नहीं चाहेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये और ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है मेरे भाई, ये वाला। तो अगर SRP ज़्यादा होगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर SRP ज़्यादा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि रिड्यूसिंग एजेंट, वो रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो दूसरे को रिड्यूस करने की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी अगर SRP ज़्यादा है तो, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अब चलो आ जाओ यहाँ पे, क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि A का SRP कितना दिया हुआ है, 0.68, B का SRP कितना दिया हुआ है, देखो -2.50, और C का SRP कितना दिया, -0.50। बताओ भाई सबसे ज़्यादा SRP किसका है इन तीनों में। सर सबसे ज़्यादा SRP है A का, कितना है, 0.68। तो अगर A का SRP सबसे कम है तो बताओ सबसे बेकार रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, A ही होगा। सर अभी अभी आपने ये वाला बताया, ये वाला पार्ट, कि अगर SRP ज़्यादा तो रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा नहीं होगा। तो इसका SRP ज़्यादा है तो ये सबसे बेकार रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसका वैल्यू सबसे कम हो जाएगा, तो A हो गया सबसे कम, ठीक है। अब देखो B और C में कम किसका है, B का है सर -2.5 और C है सर -0.5। सर -2.5 कम होता है -0.5 के मुकाबले, ठीक है। मतलब -2.5 अगर कम है
तो वो बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होगा। सर अभी आपने बताया एसआरपी ज़्यादा तो रिड्यूसिंग एजेंट बेकार, और एसआरपी कम तो रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा। तो अगर इसका एसआरपी कम है तो ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। तो बी एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा सी के मुकाबले, ठीक है। तो सबसे बेकार है ए से थोड़ा सा अच्छा है कौन, बताओ बताओ। ए से थोड़ा सा अच्छा है सी, और सी से थोड़ा सा अच्छा कौन है, बी है। बी सबसे अच्छा है, क्यों भाई, क्योंकि बी का जो देखो एसआरपी सबसे कम है। सॉरी सॉरी, ये फिर से मैं वापस से बता रहा हूँ, देखना ज़रा, ये वापस से मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे सबसे कम एसआरपी किसका है, बी का है। अगर बी का एसआरपी सबसे कम है, अगर बी का एसआरपी सबसे कम है तो ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, मतलब आंसर सबसे ज़्यादा होगा बी। फिर बी से थोड़ा सा, और सबसे बेकार कौन होगा बताओ, सबसे बेकार तो ए होगा सर, क्योंकि इसका एसआरपी सबसे ज़्यादा है। तो बीच में कौन आ जाएगा, सी। तो ये ऑर्डर आ जाएगा आपका बी सी ए, मतलब डी ही हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई मैं डायरेक्ट नहीं करा रहा हूँ क्वेश्चन, सीधे आके टिक नहीं कर रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, ठीक है। तो देखना ज़रा। अच्छा इंजाइम क्या होता है, अगला क्वेश्चन है भाई 10 नंबर की, इंजाइम क्या है। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा भाई प्रोटीन। क्यों, इंजाइम का डेफिनेशन ही होता है, क्या डेफिनेशन होता है इंजाइम का, कि इंजाइम इज ए प्रोटीन, इंजाइम इज ए प्रोटीन विच एक्ट्स एज बायो कैटेलिस्ट, विच एक्ट्स एज बायो कैटेलिस्ट। तो भाई देखो इसके डेफिनेशन में ही प्रोटीन छुपा हुआ है, ये साफ साफ बोल रहा है कि इंजाइम क्या होता है, प्रोटीन। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। आगे बढ़ो। अगला है सल्फाइड ओर्स आर कंसंट्रेटेड है। भाई देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, ये है मेटालर्जी चैप्टर का क्वेश्चन। और मेटालर्जी चैप्टर में ये बिल्कुल डायरेक्ट एकदम मुंह पे रटा हुआ होना चाहिए, मुजबानी होना चाहिए ये वाला क्वेश्चन, कि जो सल्फाइड ओर होता है, ठीक है, जो सल्फाइड ओर होता है उसका कंसंट्रेशन जो होता है हम लोग करते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से, ठीक है ना। तो देख लो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है कौन से प्रोसेस से, तो आंसर क्या हो जाएगा, फेन उत्प्लावन विधि द्वारा, फेन उत्प्लावन विधि द्वारा, ठीक है ना। ये बिल्कुल मुजबानी याद होना चाहिए हर किसी को, जो सल्फाइड ओर है ना उसका हम लोग कैसे करते हैं सांद्रण, उसका सांद्रण हम लोग करते हैं फेन उत्प्लावन विधि द्वारा, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो 9वां क्लास का क्वेश्चन है जी, ये 12वां क्लास का क्वेश्चन थोड़ी है, टिंडल इफेक्ट वाला है, तो 9वां क्लास का बच्चा बता देता है। क्या होगा इसका आंसर बताओ जल्दी। टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन, किसमें ऑब्जर्व होता है, सोल में ऑब्जर्व होता है। किसमें ऑब्जर्व होता है, सोल में। क्यों, क्योंकि सोल किसका टाइप है, कोलाइडल सॉल्यूशन का टाइप है, ठीक है ना। 9th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं कि टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है, कोलाइड सॉल्यूशन कौन शो करता है, कोलाइड्स, ठीक है ना। और कोलाइड का ही एक एग्जाम्पल होता है, कोलाइड का एक क्या होता है, एग्जाम्पल होता है क्या, सोल, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सोल। चलो ठीक है आगे बढ़ो मेरे भाई, क्या है आगे, द रिएक्शन बिटवीन एल्काइल हैलाइड एंड सोडियम मेटल इज कॉल्ड। लो भाई ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, सब डायरेक्ट पूछ रखा है इसमें, है ना, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। क्यों, क्योंकि आ भी सकता है एग्जाम में। तो अच्छे से देखो, एल्काइल हैलाइड का मतलब क्या होता है मेरे भाई, आर एक्स, आर मतलब हुआ एल्काइल, हैलाइड मतलब हुआ एक्स, ठीक है ना। विथ सोडियम मेटल, सोडियम मेटल का मतलब होता है मेरे भाई Na। तो जब आर एक्स रिएक्ट करता है Na के साथ ना, तो बन जाता है मेरे भाई आर आर। यहाँ पे हमको ये 2 पीस लेना पड़ता है, कितना, ठीक है 2 मोल लेना पड़ता है, 2 मोल, ठीक है ना, बन जाएगा आर आर। तो इस रिएक्शन का नाम क्या है मेरे भाई, इस रिएक्शन का नाम है वुड्स रिएक्शन, ठीक है ना। तो एल्काइल हैलाइड और सोडियम के बीच का जो रिएक्शन होता है इसको क्या बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं भाई, वुड्स रिएक्शन, ठीक है। हाँ यहाँ पे वैसे हम एक सॉल्वेंट भी यूज करते हैं, ठीक है ना, जिसके बारे में इसने पूछा नहीं है तो उसको छोड़ दो। चलो आगे आ जाओ। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन द कॉम्प्लेक्स डिसीज, इसमें इस संकुल में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। तो देखो भाई ऑक्सीकरण संख्या अगर निकालना है ना तो बहुत सिंपल सा नियम है कि टोटल चार्ज बराबर चार्ज ऑफ एवरी स्पीसीज, सम ऑफ चार्ज ऑफ एवरी स्पीसीज। मतलब क्या हुआ सर, समझ में नहीं है, समझाओ। देखो इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है, देखो तो गौर से देखो, तो यहाँ ऊपर पे +1 है लिखा हुआ, ये देखो प्लस है लिखा हुआ, क्या है, प्लस। इसका मतलब इन सब के ऊपर कितना चार्ज है मेरे भाई, प्लस चार्ज है। कितना चार्ज है, प्लस,
देखो गौर से, फिर से अच्छे से देखो, इस पूरे के ऊपर अच्छे से देखो, ये कितना चार्ज है, देखो +1 दिख रहा है, ये प्लस प्लस, ये देखो ये प्लस, ठीक है ना। तो टोटल चार्ज कितना है, +1, तो हम लिखेंगे +1 इक्वल टू, अब देखो किसका निकालना है, क्रोमियम का निकालना है ना, ऑक्सीकरण संख्या। तो क्रोमियम के ऑक्सीकरण संख्या को या ऑक्सीडेशन नंबर को x मान लो, ठीक है ना। तो +1 कब आएगा, सबके चार्ज को जोड़ दोगे तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो हमने क्रोमियम का चार्ज मान लिया x, तो x प्लस, पानी का चार्ज कितना होता है भाई, 0 होता है, कितना होता है 0, तो 0 प्लस, क्लोरीन का चार्ज कितना होता है भाई, -1, एक क्लोरीन का चार्ज होता है -1, तो यहाँ कितना क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, तो 2 क्लोरीन का चार्ज कितना हो जाएगा, -2, तो प्लस -2। तो बताओ यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, x बराबर आ गया भाई, ये -2 इधर जाएगा तो बन जाएगा 2, 2 + 1 कितना हो गया, 3, तो आंसर आ गया 3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना, बी। चलो आगे बढ़ते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ एमोर्फस सॉलिड, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई। जो डायमंड होता है ये होता है क्रिस्टलिन सॉलिड, सॉल्ट भी होता है क्रिस्टलिन सॉलिड, ग्रेफाइट भी होता है क्रिस्टलिन सॉलिड, और एमोर्फस सॉलिड सिर्फ एक ही होता है, रबर, इन चारों ऑप्शन में। तो आंसर क्या हो जाएगा, रबर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ो, ये क्वेश्चन है कि अभिक्रिया C2H5Br KOH एल्कोहलिक का उत्पाद क्या है। तो गौर से देखो भाई, ये तुमने अगर पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो रट लो इस चीज को, कल आएगा एग्जाम में, ठीक है। क्या है ये, देख लो अच्छे से। ये जो C2H5Br है ना, और इसका जो रिएक्शन है, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, यही तो पूछ रहा है। तो ये जो है ना, जिसको मैंने ऐसे घेरा है, इसका काम होता है भाई अल्फा एलिमिनेशन का। क्या काम होता है, अल्फा एलिमिनेशन का। अल्फा एलिमिनेशन का मतलब होता है भाई, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखना C2H5 को देखना, हमने ऐसे लिखा CH3CH2, ठीक है, Br और KOH एल्कोहलिक। एल्कोहलिक का मतलब इसमें थोड़ा सा दारू वारू मिला दिया, ठीक है, C2H5OH है ना, ठीक है। अच्छा देखो अब क्या होता है ना, इसका काम क्या है मेरे भाई, अल्फा एलिमिनेशन का। तो इस वाले पोजीशन को हम बोलते हैं अल्फा, ठीक है ना, आई बात समझ में। इस वाले पोजीशन को बोलते हैं बीटा, इसका काम होता है सॉरी अल्फा बीटा एलिमिनेशन का, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। तो ये क्या करता है ना, अल्फा पे जो ब्रोमीन लगा हुआ है इसको हटाता है, और बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है इसको हटाता है। देखो इस कार्बन से क्या उड़ गया, ब्रोमीन उड़ गया, और इस कार्बन से क्या उड़ गया, हाइड्रोजन। इस कार्बन का ब्रोमीन इस कार्बन के हाइड्रोजन को लेकर के भाग गया, ये ब्रोमीन हुआ, ये हाइड्रोजन को लेकर के क्या हो गया, भाग गया। तो बताओ क्या निकल गया बाहर, बाहर निकल गया, माइनस हो गया। क्या माइनस हो गया, इससे HBr माइनस हो गया। तो क्या बन गया भाई बताओ, यहाँ पे क्या बच गया, CH2, ये तो बाहर निकल गया, ठीक है, क्या बच गया, CH2, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे भी CH2 बच गया, और बीच में पहले से तो एक सिंगल बॉन्ड था ही, लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे भी एक बॉन्ड का नुकसान हो गया और यहाँ पे भी एक बॉन्ड का नुकसान हो गया, तो बीच में एक और बॉन्ड आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ो। अगला है फोटोग्राफिक फिल्म, ये वाला क्वेश्चन देखो, फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है। इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है ना। फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट हैज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ, इसका आंसर हो जाएगा भाई सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड मतलब AgBr, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड होता है किसमें, फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में, ठीक है। चलो अब ये बोल रहा है यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट इज सेम फॉर द रिएक्शन ऑफ विच ऑर्डर, मतलब किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। तो सुनो भाई, जो रेट कांस्टेंट का जो यूनिट होता है ना, वो होता है, जो रेट कांस्टेंट होता है ना, ये रेट कांस्टेंट, ठीक है, इसको के बोलते हैं, क्या बोलते हैं, के। तो के का जो यूनिट होता है ना, वो होता है मोल लीटर n-1, इसके पावर, इसका पावर होता है 1 - n, और ये होता है टाइम इनवर्स। टाइम इनवर्स से टाइम नहीं लिखना, सेकंड भी लिख सकते हो तुम, ठीक है ना, सेकंड इनवर्स। अब देखो भाई, अब ये बोल रहा है ना कि कौन सा ऑर्डर ऐसा है जिसके लिए रेट और रेट कांस्टेंट दोनों सेम आ जाएगा, ठीक है ना, 0 ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर की, थर्ड ऑर्डर, ठीक है ना। भाई तुमको मेरे पता है कि जो 0 ऑर्डर के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन आता है वो क्या आता है, K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A की पावर 0, कंसनट्रेशन ऑफ B की पावर 0, ठीक है, यही आता है ना, ठीक है, आ जाता है।
ये वाला फॉर्मूला होता है, ये वाला क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है भाई, या फिर इस क्वेश्चन को एक आसान तरीके से बताता हूँ मैं, ठीक है ना। ये तो थोड़ा कठिन हो गया, ये देखो बिल्कुल आसान तरीका सुनो भाई, है ना। देखो फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू होता है के, आर इक्वल टू होता है के कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है ना। अब देखो, अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आर रेट का मतलब क्या होता है, आर रेट कांस्टेंट का मतलब होता है के। बोल रहा है कि भैया आर और के बराबर कब होगा, सोचो ना, ये दोनों कब बराबर होगा, जब इधर वाला सारा पार्ट क्या हो जाए, वन हो जाए, इधर वाला सारा पार्ट क्या हो जाए, वन हो जाए। अरे मेरे भाई आर इक्वल टू है के कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी, और आर इक्वल टू के कब हो जाएगा बताओ, जब ए और बी के ऊपर क्या आ जाएगा, पावर जीरो आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर इन दोनों के ऊपर पावर जीरो आ गया तो इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी, और इस केस में आर और के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वैल्यू जीरो कौन से ऑर्डर में होती है बताओ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज एल्डोल कंडेंसेशन। देखो भाई एल्डोल कंडेंसेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशन ये होता है कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, अब चेक कीजिए किसमें अल्फा हाइड्रोजन है। देखो HCHO का स्ट्रक्चर बनाओ, ऐसा स्ट्रक्चर आएगा। इसमें अल्फा हाइड्रोजन है क्या, नहीं है, चलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें देखिए, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है क्या, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, इसमें देखिए क्या, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है क्या, देखना जरा। अल्फा हाइड्रोजन होने के साथ साथ sp3 हाइड्रोजन भी होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें देखो C6H5CHO का स्ट्रक्चर बनाओ, ऐसा स्ट्रक्चर आएगा। ठीक है, देखो इसका कैसा स्ट्रक्चर आएगा, ऐसा C डबल बॉन्ड O H। ठीक है, इसमें भी देखो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है भाई, ठीक है ना। अच्छा इसका एक बार स्ट्रक्चर बनाना जरा, इसका इसका स्ट्रक्चर बनाओ, क्या है इसका स्ट्रक्चर, CHHH। ठीक है, CHH, ये इसको मैं मिटा दूं, हाँ CHH। अब देखो CHO, तो देखो भाई इस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। इसका जब तुम हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो ये आएगा sp3। क्यों, 1 2 3 4, तो आ गया हाइब्रिडाइजेशन sp3। ठीक है, तो ये कार्बन sp3 भी है और इस पर sp3 अल्फा हाइड्रोजन भी है, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन है जिसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp3। इसमें एक अल्फा, इस ऑप्शन में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, किस कार्बन पे, वैसे कार्बन पे जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ये कंडीशन होता है किसका, एल्डोल कंडेंसेशन का। तो इसका आंसर रट लो मेरे भाई, डी हो जाएगा। ठीक है, CH3CHO, CH3CHO हो जाएगा इसका आंसर। यही एक ऐसा कंपाउंड है जो एल्डोल कंडेंसेशन देगा इन चारों में। ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये सही है। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। चलो 21 देखो, विच इज़ नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। ठीक है, तो मेरे भाई देखो टेम्परेचर से वो इफेक्ट नहीं होगा ना, हिंदी में भी पढ़ दूं मैं, कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। ताप द्वारा वो प्रभावित नहीं होता है जिसमें वॉल्यूम नहीं हो, जिसमें वॉल्यूम नहीं है वो ताप द्वारा प्रभावित नहीं होगा। ठीक है ना। ठीक है, आ जाओ नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला देखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है मेरे भाई, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, अपॉन भी। देखो इसमें भी आ गया, वॉल्यूम आ गया ना, वॉल्यूम। तो अगर इसमें वॉल्यूम आ गया तो बताओ ये ताप से प्रभावित होगा कि नहीं होगा, ये तो हो जाएगा ताप से प्रभावित। लेकिन ये क्या पूछा कि कौन प्रभावित नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है ना। चलो मोललता का देखते हैं क्या होता है फॉर्मूला। मोललता का फॉर्मूला होता है मेरे भाई N/M। M मतलब होता है मास। ठीक है, तो देखो इस वाले फॉर्मूला में वॉल्यूम आया क्या, वॉल्यूम नहीं आया, वॉल्यूम नहीं आया तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मोललता। इंग्लिश में देखो तो मोलैलिटी। ठीक है ना। बाकी मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है N/V। तो देखो इसमें भी वॉल्यूम आ गया ना, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है, इसमें भी भी आता है। ठीक है ना, नीचे में इसमें भी क्या आता है, भी आता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर, मोलैलिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द
प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन दिस इज, बस ये तो बड़ा आसान है मेरे भाई। देखो ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है ये, क्या है इसमें, सिंपल है। देखो क्या है इसका स्ट्रक्चर, मैं बना दूं, इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, ठीक है। CH3C 1 2 3 N। अब देखो जो नाइट्रोजन होता है ना, नाइट्रोजन ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच ले, है ना। तो ये क्या करेगा ना, इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो 1 2 इलेक्ट्रॉन है। इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 1 2। इसमें कितना है, 1 2। तो ये क्या करेगा ना, इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। तो इस पे चार्ज आ जाएगा माइनस, इस पे चार्ज आ जाएगा प्लस। अब तुम क्या कर रहे हो, देखो अब तुम H3O प्लस से इसका रिएक्शन करा रहे हो। H3O प्लस का मतलब होता है भाई H प्लस OH माइनस। तो देखो इस पे है माइनस चार्ज नाइट्रोजन पे, और इस कार्बन पे क्या चार्ज है, प्लस चार्ज है। तो बताओ अगर कार्बन के ऊपर प्लस है तो इसके ऊपर कौन आएगा, प्लस वाला चार्ज आएगा कि माइनस वाला चार्ज आएगा, इसके ऊपर आएगा माइनस वाला चार्ज। जो प्लस होता है उसके ऊपर आता है माइनस, और जो माइनस होता है उसके ऊपर आता है प्लस, ठीक है। तो बताओ इस कार्बन पे कौन आ जाएगा, OH आ जाएगा। कौन आ जाएगा, OH। कितना OH आएगा, 3 OH आएगा। क्यों, क्योंकि 3 बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा, 1 2 3, तो इसमें 3 OH आएगा, OH OH OH। और ये बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा। और इस पे बताओ इस नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज है, माइनस चार्ज है, तो इस पे क्या आएगा, H प्लस। कितना H प्लस आएगा, 3। क्यों, क्योंकि 3 बॉन्ड टूट रहा है। तो H H H। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, देखना ये आंसर हो जाएगा CH3C। इस पे कितना OH आया था, 3 OH। 3 OH का मतलब होता है डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, देखो CH3C। आंसर क्या हो गया इसका, CH3COOH। तो आंसर नंबर हो जाएगा इसका 1, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे भाई। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट, इसका भी बहुत आसान सा आंसर होता है। इसका आंसर होगा ClCl, ठीक है। जो क्लोरीन और क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड होता है ना, बहुत स्ट्रांग होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होती है ये होती है 3p और 3p ऑर्बिटल्स के बीच में, ठीक है। और यहाँ पे ओवरलैपिंग होती है 5p 5p ऑर्बिटल्स के बीच में। यहाँ पे ओवरलैपिंग होती है 4p 4p ऑर्बिटल्स के बीच में। और यहाँ पे ओवरलैपिंग होती है 2p 2p के ऑर्बिटल्स के बीच में। लेकिन 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 यहाँ पे जो रिपल्सन होता है ना, ठीक है, रिपल्सन बहुत ज़्यादा होता है। रिपल्सन क्या होता है मेरे भाई, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। मैं फिर से लिख दूँ इस बार इसको, यहाँ पे जो रिपल्सन होता है, क्या चीज़, रिपल्सन ज़्यादा होता है। और आपको पता है कि अगर कहीं पे रिपल्सन ज़्यादा होगा तो उसके बीच का जो बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड, ये कमज़ोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। देखो कमज़ोर हो जाएगा ये वाला बॉन्ड। तो ये, लेकिन ये तो पूछा कि सबसे मजबूत कौन सा है, तो सबसे मजबूत कौन सा हो जाएगा, ClCl का बॉन्ड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो जो ओवरलैपिंग हो रही है वो 3p 3p के बीच में हो रही है, ठीक है। और तुमको पता है कि अगर ऑर्बिटल्स की साइज अगर छोटी है, कम है, तो वहाँ पे अच्छी ओवरलैपिंग होती है। और अगर अच्छी ओवरलैपिंग होती है तो वहाँ पे बॉन्ड ज़्यादा अच्छा बनेगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका ClCl, ठीक है ना। ये है केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन। ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, केमिकल बॉन्डिंग, क्लास 11वां क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। विटामिन ए इज ऑल्सो नॉन है, ये तो बड़ा आसान है, रेटिनोल हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा, रेटिनोल। ये बिल्कुल मुजबानी क्वेश्चन है भाई, देख लो, याद कर लो। विटामिन ए को और किस नाम से जाना जाता है, रेटिनोल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। द मेटल ऑलवेज फाउंड इन फ्री स्टेट, ऐसा कौन सा मेटल है जो कि हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ऐसा कौन सा धातु है जो हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो भाई ऐसा मेटल जो कि हमेशा स्वतंत्र अवस्था में मिले उसको बोलते हैं नोबल मेटल। क्या बोलते हैं, नोबल मेटल, है ना। और इन चारों में से अगर देखो, गोल्ड में, कॉपर में, सिल्वर में और सोडियम में अगर देखो तो नोबल मेटल कौन सा होता है, सोडियम तो नहीं होता है, तो ये गलत हो गया। सिल्वर भी नहीं होता है, गलत हो गया। कॉपर भी नहीं होता, गलत हो गया। तो एक ही बच गया गोल्ड। गोल्ड एक नोबल मेटल होता है, और अगर ये नोबल मेटल है तो ये फ्री स्टेट में, ठीक है, मिलेगा। ये फ्री स्टेट में मिलेगा। तो आंसर हो जाएगा इसका सोना, सोना, ठीक है ना। वैसे भी सोना चाहिए होता है तुमको, बहुत भाव बढ़ा हुआ है सोना का, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग इज, सबसे बढ़िया तरीका क्या है आयरन को, देखो लोहा जो होता है ना, क्या होता है, लोहा में जंग लग जाता है, देखे होगे तुम लोग। तो लोहा में जंग नहीं लगे इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए एक काम करते हैं हम लोग, जो आयरन होता है ना उसको कैथोड बना देते हैं। क्या बना देते हैं, कैथोड। काहे सर, इसको खारे जल में नहीं रख सकते हैं। अरे बुर्बक, अगर इसको खारे जल में रखोगे ना
तो इसके ऊपर ना जंग और ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तो बोल रहा है कि जंग को रोकना है, तो यहाँ तो नहीं रखेंगे, तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है ना। तो एक ही ऑप्शन है इसका, आयरन कैथोड बनाकर, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, आंसर हो जाएगा इसका ए, ठीक है ना, आयरन कैथोड बनाकर। अगला क्वेश्चन है भाई, विच इज इथॉक्सी इथेन, है ना। इथॉक्सी इथेन का क्या फॉर्मूला है? इथॉक्सी इथेन का फॉर्मूला होता है भाई C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। इथॉक्सी इथेन क्या है, पहला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये हिंदी वालों के लिए, ये अंग्रेजी वालों के लिए। चलो आगे बढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैग्नीशियम, मैग्नीशियम किस में होता है, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है ना। बायोलॉजी में भी ये रहता है, लेकिन ऐसे भी सुन लो, इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ऐसा चीज़ है जिसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है भाई, मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, हाउ मेनी लेयर्स आर इन्वॉल्व इन केमिकल एब्जॉर्प्शन, रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है। तो मैं तुमको बता दूं, जो केमिकल एब्जॉर्प्शन होता है ना, इसको बोलते हैं सरफेस फिनोमिना। क्या बोलते हैं भाई, सरफेस फिनोमिना बोलते हैं। और तुमको पता है कि अगर कोई चीज़ सरफेस फिनोमिना पे हो रहा है तो क्या होता है, उसमें एक ही लेयर होता है। कितना लेयर होता है, 1 लेयर होता है, ठीक है ना। तो जो केमिकल एब्जॉर्प्शन होता है उसमें कितना लेयर होता है, 1 लेयर होता है। क्यों होता है 1 लेयर, क्योंकि ये एक सरफेस फिनोमिना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, बेकेलाइट इज फॉर्म्ड फ्रॉम फिनोल बाय रिएक्टिंग इट विथ, जो बेकेलाइट होता है, बेकेलाइट पॉलीमर, उसको किससे हम लोग बनाते हैं, हम लोग उसको किससे बनाते हैं, बेकेलाइट जो पॉलीमर होता है हम लोग उसको किससे बनाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एक फिनोल लेते हैं, ठीक है ना। फिनोल, फिनोल के साथ और किस चीज़ को मिलाएंगे कि बेकेलाइट बन जाएगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। फिनोल में और किस चीज़ को मिलाएंगे कि बेकेलाइट बन जाएगा, ठीक है। तो बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भाई फॉर्मल्डिहाइड। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड। ये है आपके पॉलीमर चैप्टर का क्वेश्चन, ठीक है। तो देख लो भाई, ये 30 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि एकदम बिल्कुल VVIP थे, ठीक है। कल के एग्जाम में आने की इनकी बिल्कुल संभावना है। तो अगर कोशिश करना, अभी जो मैंने समझाया उसको समझो, और अगर ज़्यादा समझ में नहीं आए तो बिल्कुल एकदम याद करके चले जाओ, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारा क्वेश्चन इसमें से आ जाए, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा हो ये कंटेंट तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। चलिए।